A very good morning. वेलकम टू अनदर क्लास. लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे. हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने बात करी थी एमनियोसेंटेसिस की, फिर हमने बात करी थी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, और फिर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्कस किया था. हाथ उठा के बताइएगा कि एमटीपी सेफ कब तक हो सकती है, सेफली कब तक की जा सकती है. हाथ उठा के, हाथ उठा, सिर्फ हाथ बोला है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना वीक्स? 12 वीक्स, एक महीने में 4 हफ्ते. चलिए, एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड अप टू हाउ मेनी मंथ्स? अप टू हाउ मेनी मंथ्स? कब तक की जा सकती है? 6 मंथ, 24 वीक्स तक. ये अच्छे से याद होना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 3 डिजीजेस विच आर गिवन इन एनसीईआरटी विच कैन बी डायग्नोस्ड बाय एमनियोसेंटेसिस. कल मैंने कहा था ये तीनों के नाम रट कर आना अच्छे से. बोलो. डाउन सिंड्रोम नहीं, सिकल सेल एनीमिया, और तीसरा हीमोफीलिया, है ना. ये तीनों याद होने चाहिए अच्छे से. फिर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करी थी. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी? कॉपर रिलीजिंग स्पर्म की फर्टिलिटी और स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर. बहुत बढ़िया, वेल डन. चलिए, अब 2 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर से, मेन इनफर्टिलिटी और फिर एक छोटा सा नोट अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. नाउ इनफर्टिलिटी जो है, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ एनसीईआरटी का सिर्फ चैप्टर मत पढ़िए, उसकी समरी भी पढ़िए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है और मेन चैप्टर की थ्योरी में नहीं दिया हुआ. ऐसी ही एक लाइन आज मैं आपको बता रही हूँ. इनफर्टिलिटी यानी निःसंतानता. निःसंतानता मतलब अगर कोई कपल रेगुलरली ट्राई करे फर्टाइल पीरियड में और फिर भी 2 साल तक प्रेगनेंसी ना हो तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं. एक्चुअली 1 ईयर क्राइटेरिया होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बट एनसीईआरटी की समरी में आखिरी में ये लाइन लिखी हुई है, तो इस पे क्वेश्चन आता है 2 years ऑफ रेगुलर विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर बच्चे ना लगे. अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसा मैंने कल डिस्कस भी किया था. हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम हो, एजोस्पर्मिया, स्पर्म्स ही नहीं बनते हो, या ट्यूब्स ब्लॉक हो, ये फिजिकल है. हो सकता है कोई कंजेनाइटल बाय बर्थ डिजीज हो, जैसे क्रिप्टॉर्किडिज्म. क्या पढ़ा था? टेस्टिस एब्डोमेन में ही है. इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी हो सकता है स्पर्म और एग जो है वो आपस में इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट नहीं है. वो एग जो है फीमेल का, वो स्पर्म को, हस्बैंड के स्पर्म को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करके रिजेक्ट कर देता है. ये इम्यूनोलॉजिकल हो गया. बहुत कॉमनली ऐसे केसेस आते हैं. या साइकोलॉजिकल, मेंटल स्ट्रेस के कारण. तो हमने क्या किया, इसके लिए एक ट्रिक बना ली, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रिक बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमेशा ही खतरनाक है. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज डेंजरस. फिजिकल, कंजेनाइटल यानी जन्मजात, मेंटल स्ट्रेस, इम्यूनोलॉजिकल, या अगर कपल कोई मेडिसिन पर है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, ये सब भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए. जैसे पहला है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इन सारे टर्म्स के एक तो आपको फुल फॉर्म आने चाहिए, सीधे क्वेश्चन आता है, हम जो भी टर्म्स अभी पढ़ेंगे उन सब के. अब असिस्ट करना मतलब हेल्प करना. ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कपल को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं. तो ये हो गया ART. टेस्ट ट्यूब बेबी, IUI, गिफ्ट, जिफ्ट, जो भी हम पढ़ेंगे वो सब किसका पार्ट है? ART का. और इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे I am an infertility specialist only. ये सुपर स्पेशलाइजेशन होता है. हम बात करते हैं, वहां से कैमरा मैन इशारा कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है, अभी 1 मिनट में फिर से रिव्यू करते हैं. चलिए, तो हम ART की बात कर रहे थे. जनरली जो गायनेक होते हैं, पहले आप MBBS करोगे, उसके बाद आप MS करोगे गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स में, और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन जो होता है वो ART में होता है. तो ART का फुल फॉर्म आना चाहिए. इसके लिए स्पेशल सेंटर्स हैं जिन्हें नॉर्मली IVF सेंटर्स बोलते हैं, एक्चुअली ART सेंटर्स बोलते हैं, और वहां पर ये टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं कपल्स को हेल्प करने के लिए टू अचीव प्रेगनेंसी. अब हमें जो टेक्निक्स पढ़नी है, पहली टेक्निक जो हमें पढ़नी है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब देखो, रटने की जरूरत नहीं है. इंसेमिनेशन का मतलब क्या था? पेनिस का एंट्रेंस इनटू वजाइना, ताकि इजैक्यूलेशन हो सके और सीमन वजाइनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो सके. अगर किसी भी कारण से
मेल पार्टनर इनसेमिनेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, पेनिस की हार्डनिंग नहीं होती हो, मेंटल स्ट्रेस हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं कि हस्बैंड दुबई में या आउट ऑफ इंडिया कहीं पर है या आर्मी में है, कहीं पोस्टेड है, रेगुलर कॉइटस ही नहीं हो पाता, तो भी इंसेमिनेशन नेचुरली नहीं हो पाएगा। वहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है सीमन का, मतलब हस्बैंड जो है उसका सीमन लेंगे, एक कैथेटर में लोड करेंगे और सीधा या तो वजाइना में, बट एक्चुअली वजाइना में नहीं डालते, चांद से बाहर निकल आए सीधा यूट्रस में डाल देते हैं। ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसके इंडिकेशंस पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक तो जहां इंसेमिनेशन नहीं हो, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बताई, हस्बैंड दूर है अगर कहीं पर पोस्टेड है, और अगर मान लीजिए सीमन में स्पर्म का काउंट लो है, क्या कहा था हमने इसे, ओलिगोस्पर्मिया। क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये हम यूट्रस सर्विक्स बनाते हैं, ये वजाइना बनाते हैं। अब स्पर्म जो है उसे फैलोपियन ट्यूब में कहां तक पहुंचना है, एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन तक पहुंचना है, ठीक है। अब हस्बैंड इंसेमिनेशन हो जाता है, इजैक्यूलेशन भी हो जाता है, पर मान लो स्पर्म की काउंटिंग कम है, तो पता पड़ा यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, वो जो भी स्पर्म्स थे, थोड़े से ही स्पर्म्स थे, वो यहां तक पहुंचे ही नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। उस केस में भी एआई का सहारा लेके सीधे यूट्रस में सीमन डिपॉजिट करते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओलिगोस्पर्मिया जो है उसमें भी एआई करते हैं। अब या तो वजाइना में डिपॉजिट करो, जो प्रैक्टिकली नहीं करते, यूट्रस में करते हैं, तो इसी को हम बोल सकते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। या तो हस्बैंड के सीमन से करेंगे, या अगर हस्बैंड में स्पर्म्स बनते ही नहीं है, टेस्टिकुलर फेलियर है, तो डोनर सीमन से करेंगे। तो आईयूआई हस्बैंड, आईयूआई डोनर, ऐसा इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताइए कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर हो रहा है या लैब में हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। सिर्फ सीमन हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बाकी सब प्रतिक्रिया, आगे की प्रक्रिया नॉर्मल होने वाली है। पर मान लीजिए कि ट्यूब ब्लॉक्ड है लेडी के, आपने एआई करा भी तो ट्यूब तो ब्लॉक है, स्पर्म और एग मिल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनके लिए जो टेक्निक इजाद की गई थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहां फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करवाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फीमेल को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि बहुत सारे फॉलिकल्स बने। किसके इंजेक्शन लगाओगे, कौन से हार्मोन के? एफएसएच के। फिर ओव्यूलेशन करवाएंगे तो कौन से हार्मोन लगाओगे? एलएच का। खूब सारे, नॉर्मली एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है एक साइकिल में। अब आईवीएफ कर रहे होती महंगी टेक्निक, तो हम चाहते हैं चांस बढ़ जाए, तो हम बहुत सारे फॉलिकल्स बनवाने हैं, तो लेडी को एफएसएच एलएच के इंजेक्शंस लगाते हैं। फिर 14-15 डे जब अच्छे अंडे बन जाते हैं, एलएच देते हैं, उसके बाद उसको सोनोग्राफी में देखते हुए वजाइना के थ्रू एक कैथेटर डालते हैं और वो फॉलिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। फ्लूइड जैसा निकलता है टेस्ट ट्यूब में, उसमें से एग्स माइक्रोस्कोप से, स्पेशल महंगे महंगे माइक्रोस्कोप्स आते हैं, उनसे एग्स मतलब वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होगा, उनको बाहर निकाल लेते हैं। उसी दिन फिर हस्बैंड का सीमन लेते हैं और सपोज ये एक डिश है, डिश मतलब खाने की डिश नहीं है, एक पेट्री डिश है, इसमें ये एग्स हैं और सीमन छोड़ दिया जाता है, तो सीमन में स्पर्म्स हैं। अपने आप ये स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के 2 से 3 दिन बाद वही 8, 16, 32 सेल एम्ब्रियो बनता जाएगा और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द लेडीज यूट्रस, ठीक है। अब इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं लेमैन भाषा में, शुद्ध मतलब गांव की भाषा में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेक्निकल में इसको आईवीएफ ईटी बोलते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं, देखिए। अगर मान लीजिए आपको यूट्रस में ट्रांसफर करना है, तो मुझे ये बताओ यूट्रस में कौन सा एम्ब्रियो एंटर करता है, कौन सी स्टेज में? मॉर्यूला, ब्लास्ट्यूला, 2 सेल, 4 सेल, किस में करता है? ब्लास्ट्यूला। मॉर्यूला कितना था? 8 to 16 सेल, यानी 16 से ज्यादा वाली करती है, 32 या उससे ज्यादा वाली। तो अगर इस एम्ब्रियो को लैब में रटना नहीं है, 32 या उससे ज्यादा सेल बनने दिया, तो कहां ट्रांसफर करोगे? यूट्रस में। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इससे मत कंफ्यूज होना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर दिया एम्ब्रियो को। पर मान लो अगर मुझे 16 सेल स्टेज पे करना है, 8 सेल स्टेज पे करना है, तो मुझे
फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट मतलब बहुत कम सेल स्टेज पे कर रहे हो, तो इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करोगे। ऑफ कोर्स इस केस में भी फर्टिलाइजेशन आप बाहर करा चुके हो, तो ट्यूब ब्लॉक भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली हम लोग ये करते हैं, जनरली दिस इज व्हाट वी डू, राइट। अब इसको पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कैच अभी बताती हूँ। एआई मैंने आपको बता दिया, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है एआई में। आईवीएफ जो है इसमें पूरी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जाइगोट बनाया है हमने बाहर लैब में, वैसी ही कंडीशन प्रोवाइड कर जैसी बॉडी के अंदर होती, इसे कहते हैं कंडीशन को सिम्युलेट करना, मतलब कॉपी करना, सेम वैसी कंडीशन में ये पूछा जाता है। और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है कि बाहर है? बॉडी के बाहर है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि अगर, ये तो प्रैक्टिकल है, पर एनसीईआरटी ये लिखती है कि अगर आपको 8 सेल तक का करना है, मॉर्यूला को 8 सेल माना जा रहा है, तो यहां करते हैं, और अगर 8 से ज्यादा सेल है तो यूट्रस में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे सीधा सीधा ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। अप टू 8 सेल, यानी सिंगल सेल जाइगोट, 2 सेल, 4 सेल, अप टू 8 सेल करना है तो जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, 8 सेल से ज्यादा करना है तो यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। दोनों ही आईवीएफ कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। पहली आईवीएफ बेबी जो है वो लुइस जॉय ब्राउन है, इंग्लैंड में पैदा हुई थी 25 जुलाई 1978। अब तो इसके खुद के नेचुरल बेबीज भी हो चुके हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि कोई कपल है जिसके जो फैलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल है, हस्बैंड का सीमन काउंट भी नॉर्मल है, हाँ उसके एग्स ठीक से नहीं बनते हैं, एग्स का प्रॉब्लम है, तो क्या आप चाहोगे कि उसको आईवीएफ किया जाए? भाई उसका तो ट्यूब नॉर्मल है ना, तो हम क्यों आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराएं? हम तो चाहेंगे कि जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है, तो हम क्या चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो। लेकिन उस लेडी का एग अच्छा नहीं बनता, तो एग आप किसी डोनर से ले लो। डोनर से भी कैसे लोगे? वैसे ही डोनर को एफएसएच के इंजेक्शन लगाओगे, डोनर के खूब सारे फॉलिकल बनाओगे, डोनर के फॉलिकल रिट्राइव करोगे, उसमें से एग ढूंढोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। और उस एग को आप इस मदर के जिसके बच्चा कराना है उसके ट्यूब में डाल दोगे, फैलोपियन ट्यूब, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पर यहां आपने जाइगोट नहीं डाला, यहां आपने गैमीट डाला है। कौन सा गैमीट डाला है? फीमेल गैमीट डाला है। और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दो सीमन का। तो इस केस में फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? आउटसाइड या इनसाइड? इनसाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इनसाइड बॉडी है, इसमें आउटसाइड बॉडी है। जिफ्ट में पूछेंगे बताओ फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? आउटसाइड। इसमें गिफ्ट में इनसाइड। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इज इट क्लियर? अब सपोज करिए कि आपने बार बार ऐसा आईवीएफ किया, लेकिन ये स्पर्म इस लेडी के एग्स को पियर्स ही नहीं कर पाता है, तो क्या जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा। इतना प्रोसीजर किया, इतने इंजेक्शंस लगाए, इतना पैसा लगाया, और पता पड़ा जब एग्स रिट्राइव करे और 2-3 दिन बाद चेक करा तो पता पड़ा जाइगोट ही नहीं बन रहा है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर ही फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं आईवीएफ फेलियर। आईवीएफ फेल हो गया पूरा का पूरा। या दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि हस्बैंड के सीमन में स्पर्म्स ही नहीं है, एज़ोस्पर्मिया है, तो क्या आप इसमें इस तरह से सीमन ऐड कर सकते हो? करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, इसमें स्पर्म्स ही नहीं है। अगर हस्बैंड का सीमन बन ही नहीं रहा, स्पर्म बन ही नहीं रहा, तो अलग बात है, फिर तो डोनर सीमन लेना पड़ेगा। पर अगर बन रहा है पर कोई ब्लॉक है जिसके कारण वो सीमन में नहीं आ पा रहा है, तभी तो उसको कहेंगे एज़ोस्पर्मिया हो गया है, यानी सीमन में स्पर्म नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हस्बैंड के जो टेस्टिस हैं उससे डायरेक्ट नीडल डाल के वहां से स्पर्म्स निकाल लेते हैं अगर बन रहे हैं, या एपिडिडाइमस से सीधा, क्योंकि एपिडिडाइमस में मैच्योर स्पर्म्स मिलते हैं, तो एपिडिडाइमस से सीधे स्पर्म्स निकाल लिए बाहर, और उन स्पर्म्स को फिर
लैब में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वो एक एक एग के अंदर खुद घुसवाते हैं। जैसे ये एग है, जोना वोना सब होगा इसका, और स्पर्म जो है वो हमने अलग से निकाले हैं, सीमन नहीं, और इसे खुद पियर्स करवाते हैं एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये हो गया इक्सी। तो इक्सी का सबसे अच्छा रोल जो है वो वहां है जहां एजूस्पर्मिया है, स्पर्म्स बन रहे हैं पर सीमन में नहीं आ रहे हैं, वो आइडियल कैंडिडेट्स हैं। या बार बार आईवीएफ फेलियर होता है तो भी ऐसा माना जाता है कि शायद उतने जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बन पा रहे हैं, तब भी हम लोग सीधे ये करते हैं। इसकी बहुत महंगे महंगे माइक्रोस्कोप्स मशीन्स आती हैं। तो आपको सारे टर्म्स के फुल फॉर्म आने चाहिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है वो पता होना चाहिए। चलिए क्विकली बताइएगा, एआरटी का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबकी आवाज आनी चाहिए, जिसकी जबान नहीं हिली वो बाहर क्लास के। चलो, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईयूटी का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कौन सा वाला गैमीट? फीमेल गैमीट, एग डोनर से ले रहे हैं अपन। चलिए, इसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सीमन नहीं स्पर्म इंजेक्शन, ध्यान रखना एक ऑप्शन में सीमन इंजेक्शन भी दिया होगा। चलो बताइए, इसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड। बिना बोर्ड पे देखे जिफ्ट में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? जिफ्ट में। जिफ्ट में जाइगोट डाल रहे हो ना, यानी पहले ही बाहर बना चुके हो, तो जिफ्ट में रटना नहीं है, कहां होगा? आउटसाइड। गिफ्ट में कहां होगा? इनसाइड, क्योंकि सिर्फ गैमीट अंदर डाल रहे हो तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। चलिए, इक्सी में आउटसाइड, इक्सी में खुद घुसवा रहे हैं अपन बाहर, लैब में ही तो कर रहे हैं ये प्रोसीजर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट, जिफ्ट, इक्सी। अब हम इसके छोटे से लास्ट टॉपिक पर आते हैं जिसपे कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब एक तो एनसीईआरटी में एक चेंज ये करा है कि पहले इसकी हेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस था, अब इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कर दिया है हर जगह, नंबर 1। नंबर 2, पहले इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज लिखा था, अब इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर दिया है। इन्हीं का नाम वेनेरियल डिजीज भी होता है। ये वीडी मतलब वरुण धवन नहीं है ना, वरुण धवन को वीडी बोलते हैं। तो वेनेरियल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिंपल सा मतलब है कॉइटस के थ्रू, इंटरकोर्स के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो वो इस कैटेगरी में आएगी। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई भी हो सकता है, वजाइनल, एनल, ओरल, किसी भी इंटरकोर्स के थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। क्या प्रिवेंशन, बचाव है इसका? एक तो पढ़ा था अपन ने कल, कॉन्डोम्स, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, उसमें भी पर्टिकुलरली कॉन्डोम्स जो हैं, बैरियर, फिजिकल बैरियर, वो इसका प्रिवेंशन होता है। अब देखिए, एसटीडीज के बारे में 2-4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि जो अडोलेसेंस यंग एज है, यानी 15 से 24 साल की उम्र, उसमें सबसे ज्यादा ये डिजीज होती है। ये मैक्सिमम रिस्क पर होते हैं क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये एज ग्रुप रटा होना चाहिए। अब एसटीडीज जनरली डायग्नोस ही नहीं होती क्योंकि पेशेंट डॉक्टर तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को शर्म आती है, उन्हें समझ ही नहीं आता लड़कियों को कि हम किसको अप्रोच करें या लड़कों को, और इस तरह से कई बार वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तब जाके वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं। एक कारण तो ये हिच है, और एक कारण ये कि इनके सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, बहुत हल्के से सिम्टम्स होते हैं। जैसे इसके माइल्ड सिम्टम्स को रटने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। किसी भी, जैसे फीमेल्स की बात करें तो वजाइनल एरिया, वो जो पूरा पेरिनियम वाला, जो वल्वा वाला एरिया था। मेल्स की बात करें तो जनरली पेनिस, जो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, वो उसमें खुजली होगी, स्वेलिंग होगा और वहां से डिस्चार्ज निकलेगा, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। यही तो होता है कोई भी इन्फेक्शन में, क्या क्या हो जाएगा? माइल्ड, बोलो बोलो, माइल्ड इचिंग, स्वेलिंग, थोड़ा बहुत पेन और डिस्चार्ज। लेकिन इसके लेट कॉम्प्लिकेशन बहुत सीरियस हो सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर उसको टाइम पे ट्रीट नहीं कराया तो आगे कितना खतरनाक रूप ले सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना दी है, बहुत ईजी है। प्लीज इन्वेस्ट इनफ मनी इन एसटीडी कॉशन, एसटीडी के प्रति कॉशियस होने के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। देखो समझो कैसे, इसको सीरियल ऑर्डर में बनाया है, ध्यान देना।
सबसे पहले तो इन्फेक्शन होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया, रिप्रोडक्टिव एरिया, लोअर एब्डोमिनल एरिया इन्फेक्ट हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, देखो नंबर वन पता पड़ा ट्यूब ब्लॉक हो गए, या मेल्स में पेनिस से वो और अंदर की तरफ चला गया इन्फेक्शन, तो पता पड़ा सीमन की क्वालिटी खराब हो गई, तो क्या हो गई, इनफर्टिलिटी, निसंतानता। दूसरा, मान लो इनफर्टिलिटी नहीं हुई, प्रेगनेंसी हो रही है, लेकिन वो प्रेगनेंसी सही जगह इंप्लांट नहीं कर रही, वो पता पड़ा ट्यूब में हो गई, क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तीसरा, प्रेगनेंसी हुई, यूट्रस में इंप्लांट भी हुई, पर एबॉर्शंस होने लगे, क्या हो गया, मिसकैरेज। चौथा, प्रेगनेंसी हुई, सही जगह इंप्लांट भी हुई, एबॉर्शन भी नहीं हुआ, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, क्या हो गया, स्टिल बर्थ। तो रटना नहीं है, देखो सीरियल ऑर्डर में याद रख सकते हो, पहला PID, फिर इनफर्टिलिटी, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर मिसकैरेज, फिर स्टिल बर्थ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसर, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स। तो आप ट्रिक से याद करो या समझ के याद करो, पर सीधे सीधे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, लड्डू हलवा क्वेश्चंस हैं जो गलत होने ही नहीं चाहिए, ये गलत हो रहे हैं तो फिर भगवान बचाए अपने को। चलो, तो टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसमें बहुत जरूरी है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, 3 घिसे पिटे जवाब हैं इसके। एक तो अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स एंड अननोन पार्टनर्स, ताकि हमें नहीं पता उस पार्टनर को वो डिजीज है, तो कहीं आप में वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। दूसरा, यूज कॉन्डोम्स। और तीसरा, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है, गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। सो नथिंग मच टू लर्न, बट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट, जिसका बॉटनी का पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जूलॉजी का पार्ट, जो अब हम पढ़ेंगे, और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बाकी को बस हल्का सा स्किप करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं यहाँ PPT लगाती हूँ, तब तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लो, आपके नोट्स में से या NCERT कुछ ना कुछ तो लेकर बैठे ही हो सब लोग, बट फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब मत खोलना। चलिए अब हम मूव करते हैं, अब मत पढ़ो, जब मैं यहाँ नहीं हूं तो पढ़ो, जब मैं हूं तो पैसे मेरे को भरे हैं आपने, मतलब E2s को भरे हैं, तो तब टीचर का भरपूर फायदा उठाएं आप, उस समय हमसे पढ़ें। चलिए, अब छोटा सा चैप्टर है, इसका मेन जो बल्क क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं वो बॉटनी का पार्ट है, जो हमने डिस्कस किया था, मेरिस्टेम कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सिंगल सेल प्रोटीन, ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक्स हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा वो बायोफोर्टिफिकेशन, वो दोनों जो टेबल्स पड़ी थी, डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बॉटनी में ट्रिक्स के साथ, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। ज़ूलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको स्टार्ट करूंगी। पहले तो यहाँ पर भी कहानी वही है कि लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, वही बॉटनी में कहा था मैंने आपसे, उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए हमें नई नई स्ट्रैटेजीज को इजाद करना है। बॉटनी में तो हमने देखा था कि कैसे हमने बहुत सारे प्लांट्स सेम वैसे ही जो अच्छी क्वालिटी के हैं PTC से बनाए थे, कैसे उन्हें डिजीज रेजिस्टेंट बनाया था, हाई यील्डिंग बनाया था, ये सब हमने बात करी थी। ज़ूलॉजी की बात करें तो जानवरों से भी बहुत खाना मिलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, गाय, भैंस, बकरी, जिसको पुअर मैन्स काऊ बोलते हैं, जो गाय नहीं अफोर्ड कर सकता वो बकरी ले आता है। अगर कोई ग्रामीण परिवेश का हो यहाँ पर, तो गाय कितने की आती है एक, नहीं है कोई गाँव से, 50 हज़ार तक की मुझे पता है ना, 40-50 हज़ार तक की गाय आती है, जबकि बकरी कितने की आती है, 10-15-20 हज़ार की आती है। तो जो लोग गाय नहीं ला सकते वो बकरी ले आते हैं। तो गाय से दूध मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। दूध से फिर दही, पनीर, छेना, ये छाछ, मक्खन, बटर, ये सब कुछ बनता है, घी, ये सब बनता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हनी, शहद, हनी बीज, ये भी एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स हैं, ये इनकी रियरिंग अच्छे से करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का बहुत सारा हनी मिलेगा। इसके बाद पिग, जो मीट इंडस्ट्री है, जैसे चिकन है, जो बर्ड्स हैं वो चिकन के लिए उनको रेयर किया जाता है, अंडे के लिए और उनकी मीट के लिए, जिसे जो चिकन का मीट है, या जो बकरे हैं मटन के लिए उनको रेयर किया जाता है, रेजिंग अप की जाती है, उनकी पाला जाता है। या पिग से कौन सा मीट मिलता है, पोर्क, पिग का पोर्क होता है। तो ये सब एनिमल्स की रेयरिंग है। यही नहीं, ये तो फूड प्रोडक्शन की बात है, अदरवाइज भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे ऊंट, रेगिस्तान का जहाज,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, गधा घोड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पहले तांगे वगैरह चलते थे, स्पोर्ट्स में भी यूज होता है घोड़ा, पोलो स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये एक बार, पोलो खेलते थे, जयपुर के महाराजा जो थे वो इंटरनेशनल पोलो प्लेयर थे, उनके नाम का बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां आज भी साल में एक बार फॉरेनर्स भी आते हैं, पोलो का बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होता है, और उनकी डेथ भी घोड़े पर हुई थी पोलो खेलते खेलते, पता नहीं पिछले जन्म का क्या उनका कनेक्शन था घोड़े के साथ और पोलो के साथ में। तो बहुत सारे, या हाथी दांत के बहुत आइटम्स मिलते हैं वाइट कलर के, आइवरी के, बिल्कुल इतने ज्यादा कि कई हाथी इलीगली मारे गए उसके लिए। तो इस तरह से एनिमल्स जो है बहुत काम आते हैं, और उनकी रेयरिंग करना फूड प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट उन्हें बनाना, हाई यील्डिंग बनाना, यही बात हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग का एक्चुअली मतलब ही होता है एनिमल्स को अपने बेनिफिट के लिए रेज करना, पालना, और बेनिफिट मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो हमें पैसों से फायदा पहुंचाए उसे लाइफ स्टॉक कहते हैं। इंडिया और चाइना के पास पूरी दुनिया के 70% ऐसे एनिमल्स हैं जो फायदा पहुंचा सकते हैं, पैसा कमवा सकते हैं, जैसे गाय भैंस दूध देकर, हनी देकर, इस तरह के प्रोडक्ट्स देके, लेकिन तो भी पूरी दुनिया में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मनी जीडीपी का वो सिर्फ 25% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको ठीक से रेयर नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं हमारी टेक्निक्स में कमी है, और ये सीधे सीधे डेटा है जिस पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वही जो बॉटनी में था, क्या ऑब्जेक्ट है, यील्ड बढ़ाना, अच्छी क्वालिटी बढ़ाना और डिजीज से रेजिस्टेंट बनाना, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। डॉग्स जो है वो सबसे पहले डोमेस्टिकेट करे थे इंसान ने, सबसे पहले पालतू जानवर यही है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम हाई यील्डिंग, बेटर क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंट बनाएं, उस टेक्निक को हम एनिमल ब्रीडिंग कह देंगे। जैसे वहां पे हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, ये एनिमल ब्रीडिंग हो जाएगा। अब एनिमल ब्रीडिंग के तरीके, ये वो टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंटरेस्टिंग आता है, और समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा। सो टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की हम बात करते हैं। देखिए, एक तो यहां पे दो शब्द समझो, एक स्पीशीज और एक ब्रीड। स्पीशीज मतलब जिसके इंडिविजुअल्स आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे एक कुत्ता और एक बिल्ली, क्या इनका नेचुरली रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हो गए। लेकिन डॉग की अगर मैं बात करूं, पमेरियन, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, क्या ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके दिखने में, बनावट में, हैबिट्स में, बट दे कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, तो ये ब्रीड्स हो गई। तो ब्रीड के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दो स्पीशीज के इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे घोड़े की बहुत सारी नस्ल आती है, बहुत सारी ब्रीड आती है, काऊ की बहुत सारी ब्रीड आती है, बफेलो की बहुत सारी ब्रीड आती है, तो ब्रीड्स आपस में कर सकती हैं, पर गाय भैंस के साथ नहीं करेगी नेचुरली, या घोड़ा गधे के साथ नेचुरली नहीं करेगा। तो स्पीशीज का मतलब ही होता है ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना समझ में आया? अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे अपन ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ब्रीडिंग हम क्यों करवा रहे हैं? वही हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ कैरेक्टर अच्छा होगा। एक पेरेंट का सपोज यील्ड बहुत अच्छा है और एक पेरेंट की डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छे, मान लीजिए। अब क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि मैं विद इन द सेम ब्रीड फर्टिलाइजेशन कराऊं, मतलब मान लो एक जर्मन शेपर्ड है, एक और जर्मन शेपर्ड है, सेम ब्रीड है, स्पीशीज सेम होगी कि नहीं होगी? नेचुरली होगी। सेम स्पीशीज सेम ब्रीड, एक में एक क्वालिटी अच्छी, एक में एक क्वालिटी अच्छी, मैं इन दोनों की ब्रीडिंग करा दूं विद इन द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड। अब देखो, सेम ब्रीड में भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनना। एक ये कि ब्रीड सेम है और वो 4-6 जनरेशंस तक रिश्तेदार भी हैं, मतलब दोनों के फादर कॉमन है या मदर कॉमन है, या दादा दादी नाना नानी में से कोई कॉमन है, मतलब फर्स्ट कजन है, सेकंड कजन है, सगे भाई बहन है, कुछ भी हो सकता है, भाई भाई है, कुछ भी हो सकता, भाई बहन होंगे ना, एक मेल एक फीमेल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम उनमें कोई ना कोई रिश्ता है 4 से 6 जनरेशंस तक, यानी कि रिलेटेड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। दूसरा क्या हो सकता है? 2 जर्मन शेपर्ड है, यानी सेम ब्रीड है, लेकिन 4 से 6 जनरेशंस की अगर उनकी काउंटिंग देखी जाए, हिस्ट्री, तो उनमें कोई रिश्ता नहीं है। उसके पहले हो सकता है रहा हो,
लेकिन उनके फादर, दादाजी, परदादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, 6 जनरेशन में कोई कॉमन नहीं है। दोनों कंडीशन हो सकती है, ये भी सेम ब्रीड है, ये भी सेम ब्रीड है, ध्यान से देखो, पर यहां रिलेटेड है, यहां रिलेटेड नहीं है। इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग। और इसे क्या मैं आउट ब्रीडिंग कह सकती हूं? नहीं कह सकती, ब्रीड तो एक ही है। इसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया? अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि ब्रीड अलग अलग हो। एक जर्मन शेपर्ड ले लिया और एक लैब्राडोर ले लिया, स्पीशीज सेम है कि अलग है? सेम है, लेकिन ब्रीड अलग अलग है। दो ब्रीड के बीच में तो क्या हो जाएगा? इंटर ब्रीडिंग। ठीक है। तीसरा, एक घोड़ा और एक गधा, या मतलब घोड़ा और गधी, या घोड़ी और गधा, मेल फीमेल होगा। ये तो स्पीशीज ही अलग अलग हैं, ये नेचुरली ब्रीड करते ही नहीं है, रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, पर अगर हमने करवा दिया तो दो स्पीशीज के बीच में है, क्या हो जाएगा? इंटर स्पीशीज, यानी इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन एक ही बात है। तो 4 पॉसिबिलिटी है। एक, ब्रीड सेम हो और रिलेटेड भी हो। दूसरी, ब्रीड सेम हो, रिलेटेड नहीं हो। तीसरी, ब्रीड ही अलग है पर स्पीशीज सेम है। और चौथी, स्पीशीज भी अलग है। 4 पॉसिबिलिटी हो गई। इन तीनों को मिलाकर आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो अब ध्यान दो, क्या हर आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है? नहीं। क्या हर आउट क्रॉस आउट ब्रीडिंग है? है। क्या हर आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉस है? नहीं। ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आउट ब्रीडिंग में सिर्फ डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है? नहीं। हो सकता है सेम ब्रीड के बीच में भी। आउट क्रॉस भी इसी का एग्जाम्पल है। इतना समझ में आया? अब इसका क्या फायदा है? इन ब्रीडिंग का क्या फायदा है? भाई, जो भी स्पेशल कैरेक्टर है जो आप रिटेन करना चाह रहे हो, मान लो ये ए है हाई यील्डिंग, ये है डिजीज रेजिस्टेंट, ये रिलेटेड भी है, यानी कहीं ना कहीं प्योर लाइन है ये, इनका आपस में जो है कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। तो अगर आपको प्योर लाइन बनानी है, कैरेक्टर को रिटेन रखना है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्योर लाइंस किससे बनेंगी? इससे भी नहीं बनेंगी, क्योंकि ये तो बहुत पहले अलग अलग जा चुके हैं, इनके जीन्स कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। आ रहा है समझ में? अनरिलेटेड है ये, तो प्योर लाइन इससे बनती है। अब अगर प्योर लाइन बनेगी तो प्योर लाइन होमोजाइगस होगी कि हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस, तभी तो हमें हमारा कैरेक्टर रिटेन मिलेगा। तो होमोजाइगोसिटी किससे बढ़ती है? बोलो बोलो, वरना या मैं चली जाऊंगी आपको भेज दूंगी। क्या होगा? इनब्रीडिंग से होगी। ठीक है। अब अगर मान लो होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, तो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बनेगी या होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन बनेगी। ये भी तो चांस है बनने का। और हमें पता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो तो अपने को होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, पर रेसेसिव जीन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। और 10,000 में से एक होमोजाइगस रेसेसिव जीन बेनिफिशियल होता है, यानी 9,999 रेसेसिव अगर होमोजाइगस में आ जाए तो हार्मफुल होते हैं। तो धीरे धीरे क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, तो होमोजाइगस रेसेसिव भी एक्सप्रेस होने लग जाएंगे, और वो कैसे है? हार्मफुल है। और उसके हार्म के कारण से धीरे धीरे इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इनकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एकदम से नहीं होगी, 4-5 बार जब ब्रीडिंग करवाते जाओगे, इसकी ब्रीडिंग कराई, फिर इनके बच्चे जो बने उनके आपस में ब्रीडिंग कराई, 4-6 जनरेशंस तक आप ब्रीडिंग कराते जाओगे, तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर्स भी होमोजाइगस हो रहे हैं और वो हार्मफुल होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। यानी क्या मैं ये कह सकती हूं कि इनकी प्रोडक्टिविटी में, इनकी फर्टिलिटी में डिप्रेशन आ गया है? इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा? जब हम सेम ब्रीड जो रिलेटेड है फॉर 4 to 6 जनरेशन, उनका कंटिन्यूअस क्रॉस करवाएंगे। प्योर लाइन इससे बन रही है, होमोजाइगोसिटी इसमें बढ़ रही है, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी इसमें आ रहा है। अब
इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे हटाएं? देखिए, मैं चाहती हूं कि ब्रीड तो सेम रहे लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए। आप ये आउट क्रॉस करवा दो तो यहां रिलेटेड नहीं है तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हट जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये यूज किया जाता है टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है इस कारण से है और उसको रिमूव करने के लिए आउट क्रॉस कराया जाता है। आउट ब्रीडिंग नहीं बोल सकते हो, आउट ब्रीडिंग में तो ये सब आता है, आउट क्रॉस करवाया जाता है। इतना समझ में आया? बस इतना समझ में आ गया तो अब कुछ भी नहीं, अब तो सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैं लर्न करवा दूंगी आपको। चलिए, तो इनब्रीडिंग ये मैं बता चुकी हूँ, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, इससे प्योर लाइंस इससे बनेंगी, हार्मफुल रेसेसिव जीन्स भी होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जिस कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डिप्रेशन का मतलब क्या क्या चीज डिप्रेस हो रही है? फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आउट क्रॉस हम पढ़ चुके हैं। आउट क्रॉस किसके काम आता है? टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। साहिवाल गाय जो है बहुत बढ़िया दूध देने वाली गाय है, करनाल का जो इंस्टीट्यूट है, डेयरी इंस्टीट्यूट, वहां पर इसको फॉर्म किया गया था, वो ऐसे ही आउट क्रॉस से बनाई गई है। बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अब इंटर ब्रीडिंग को ही और क्या कह सकते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। यहां पर क्या किया है अपन ने, बताइए? स्पीशीज सेम रखी है कि नहीं रखी है? क्रॉस ब्रीड है तो स्पीशीज सेम है पर ब्रीड अलग अलग है। अब इसका टिपिकल एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक भेड़ बनाई है जिसका नाम है हिसारडेल शीप। क्या नाम है? हिसारडेल शीप। पंजाब में बनाई थी वहां के इंस्टीट्यूट में। इसमें मुझे बताओ, दोनों भेड़ लोगे कि अलग अलग जानवर लोगे? बोर्ड पे मत पढ़ो यार, बोर्ड पे मत पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो वहां पे? भेड़ ही लेंगे दोनों, एक मेल एक फीमेल। मेल भेड़ को बोलते हैं रैम। कैसे याद रखोगे? राम जी। राम जी मेल कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर क्या, हमारे मेल डेटी है, मेल गॉड है, तो राम से रैम हो गया, तो रैम होती है मेल वाली। और जनरली मेरी नाम जो है, मदर मेरी, वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो मेरी से मेरिनो, तो मेरिनो का मतलब ही होता है लेडी, जो फीमेल वाली हम शीप ले रहे हैं, और फीमेल शीप को यू बोलते हैं। तो रैम याद रहेगा तो यू दूसरा हो गया। मेल भेड़ को रैम बोलते हैं, राम से याद रख सकते हो आप, और फीमेल को यू बोलते हैं। तो इसमें सॉरी मैं गलत बोल गई आपसे, आई एम सॉरी। जो मेल भेड़ है वो मैरिनो है और ये बीकानेरी है। इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मैरी और बंटी, ये दो भेड़ है, मैरी और बंटी। क्या नाम है? मैरी और बंटी। और वो आजकल हिसार में है। हिसार कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह हिसार। तो मैरी एंड बंटी शीप जो है ये दोनों कहां पर है? हिसार में। तो मैरी मीन्स मैरिनो, मैरी मेल रैम, रैम मतलब ये मेल भेड़ है, और बंटी मतलब बीकानेरी, ये फीमेल भेड़ लेते हैं। ब्रीड अलग अलग है, एक बीकानेरी भेड़ है, एक मैरिनो भेड़ है, और शीप हैं दोनों ही, और इससे बनती है हिसार यानी हिसारडेल। ये क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे पूछते हैं। एक तो ये किसका रिजल्ट है? इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? बोलिए। क्रॉस ब्रीडिंग का। दूसरा क्वेश्चन आता है क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट के एक एग्जाम्पल बताओ। क्या बोलोगे? हिसारडेल शीप। तीसरा क्वेश्चन आता है हिसारडेल इज फॉर्म बाय क्रॉस ऑफ बीकानेरी यू मेरिनो रैम। ऐसे याद रख सकते हो, मैरी रैम। तो मेरिनो रैम ये मेल हो गया, राम से मेल, और दूसरा बीकानेरी, ई लगा रहे हैं देखो, मामी चाची, तो बीकानेरी, तो ये कौन सी वाली हो गई? फीमेल पार्टनर। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, वो क्या करेंगे? मैरिनो यू और बीकानेरी रैम ऐसा लिख देंगे, इसलिए बता रही हूं ये बार बार, इस तरह से देते हैं। तो ध्यान रखना, रैम मतलब मेल पार्टनर राम जी, मैरी रैम, शादी करो राम, तो मैरी रैम, तो ये पूरा मेल बन गया। और बीकानेरी, ई चाची, मामी, मौसी, बीकानेरी, ये फीमेल हो गया। इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और बहुत कॉमनली आता है। अब दो स्पीशीज के बीच की बात करें तो गधा और घोड़ी, या घोड़ी और गधा, इसके बीच में जो क्रॉस करा है, ध्यान से सुनना। कैसा क्रॉस होगा ये? इंटर स्पेसिफिक। अगर हम मेल डोंकी लें गधा और फीमेल घोड़ी लें हॉर्स फीमेल, तो बनता है म्यूल यानी खच्चर।
और अगर हम इसको उल्टा कर दें, फीमेल डोंकी, गधी और घोड़ा, तो हिनी बनती है। हमारे को मेन क्वेश्चन इस पर आता है, और ये नेचुरली नहीं हो रहा है। नेचुरली तो दो स्पीशीज के बीच में कभी रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, मेटिंग होती ही नहीं है, ये हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं, और ये स्टेराइल होता है। ये क्वेश्चन आता है, यानी ऐसा नहीं है कि खच्चर से खच्चर पैदा होने लग जाएगा, हर बार नया खच्चर आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाना पड़ेगा। हर खच्चर, तो अब से कभी कोई खच्चर दिखे तो उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, वो हर खच्चर बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया जाता है बार बार। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बताती हूं ये क्यों स्टेराइल है। इनमें से, इन दोनों में 64 और 62 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n डिप्लॉयड। तो जिसमें 64 हैं, जब गैमीट बना होगा तो कितने रह गए होंगे? 32। जिसमें 62 है उसमें गैमीट बना होगा, कितने रह गए होंगे? 31। तो म्यूल में कितने आए होंगे? 63। और 63 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में मियोसिस हो नहीं सकता, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकती, तो इसमें आगे रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये एक कंसेप्ट है जो बताया है, जिसको याद रहे बहुत अच्छा है, जिसको नहीं याद रखना भूल जाओ। चलिए, तो अब हमने इसकी भी एक ट्रिक बना ली है। ट्रिक बहुत सिंपल सी है, क्योंकि आपको याद रखना है कि किस में गधा है, किस में गधी है। ये चीज ट्रिक ये है कि एक लड़की है माला, और उसको हमने बोला है कि अब तुम घोड़े को और म्यूल को खाना मत दो। माला, डोंट फीड हॉर्स एंड म्यूल। माला मीन्स मेल डोंकी, फीड मतलब फीमेल हॉर्स, इससे बनेगा म्यूल। कैसे भी याद रखिए, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, मेल हॉर्स, तो ये ट्रिक आपकी हेल्प कर देगा। ये था इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इसके सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, और उससे भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एनिमल्स की अब हम बात कर रहे हैं। उसमें कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सपोज करो कि एक गाय है और एक बैल है, सेम स्पीशीज है, एक काऊ है और एक बुल है। अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से दूध देने वाला कौन ज्यादा होगा? नेचुरली काऊ। तो इसकी यील्ड हाई है मिल्क की। ये तो मेल है, ये तो दूध देगा नहीं, इसमें तो मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव होंगे नहीं। इसमें डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। हम एक ऐसा काफ बनाना चाहते हैं जो दूध भी बहुत बढ़िया दे और जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। एक तरह से आईवीएफ करवाना पड़ेगा। आईवीएफ कैसे करवाओगे? इसको इंजेक्शन लगाओ गाय को, क्योंकि नॉर्मली तो ये गाय 1 महीने में वही एक ही एग देगी, तो काय के इंजेक्शन लगाओगे? FSH लाइक इंजेक्शन। ये पहला क्वेश्चन आता है। क्या होगा इससे? एक साइकिल में बहुत सारे अंडे बनेंगे, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन या सुपर ओव्यूलेशन होगा। कितने अंडे बनते हैं? क्वेश्चन आता है। 6 to 8 एग्स बनेंगे पर साइकिल। ठीक है, अब आईवीएफ नहीं कराएंगे, अभी देखो क्या कराएंगे। बुल जो है इसका सीमन ले लो और उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो। एग्स नहीं निकाले मैंने एआई करा है, IUI एक तरह से समझ लो आप। सीमन इसमें डाल दिया, इस गाय के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और इन एग्स का, एम्ब्रियो बनेंगे। कितने एम्ब्रियो बन सकते हैं? 6 से 8 एम्ब्रियोज बन सकते हैं, बिल्कुल। इन एम्ब्रियोज को इस गाय के अंदर बढ़ने दो, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। जैसे ही ये 8 to 16 सेल स्टेज होंगे, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं बिना कोई सर्जरी करे। उसे कहते हैं नॉन सर्जिकल एस्पिरेशन। बिना सर्जरी के खींच लेते हैं। मान लो हमारे पास 6 से 8 एम्ब्रियो हैं, हो सकता है कुछ खराब भी हो जाए। सपोज करो पूरे 8 बन गए, मान लीजिए। अब हम 8 अलग गाय लेंगे, किसी भी क्वालिटी की गाय लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी गाय कैरी कर सकती है, बुल नहीं, फीमेल पार्टनर लेना पड़ेगा। 8 गाय लेंगे और सब में एक एम्ब्रियो डाल देंगे। 9 महीने तक एक तरह से वो गाय प्रेग्नेंट हो गई है, सरोगेट मदर, किराए की कोख की तरह, और फिर 9 महीने के बाद में उनके डिलीवरी होगी, वो काफ बन जाएगा। इसके फायदे सुनना। पहला फायदा, ये मदर रेडी है दोबारा से इस प्रक्रिया में जाने के लिए और दोबारा अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बनाने के लिए। वरना क्या होता, ये प्रेग्नेंट होती तो 9 महीने तक ये तैयारी नहीं मिलती। 9 महीने क्या, उसके बाद फीडिंग, प्रोलैक्टिन निकलता है, ये भी तो फीड करवाती है, वो भी तो ओव्यूलेशन सप्रेस करता है, जो हमने लैक्टेशनल एमेनोरिया में पढ़ा था, समझ रहे हो। तो ऑलमोस्ट 15 महीने यानी 1.25 साल के लिए ये अवेलेबल ही नहीं होती फिर से FSH लगाने के लिए। तो ये फायदा पूछा जाता है। इसका फायदा क्या है?
कि हमने जेनेटिक मदर को, इसी के तो जीन्स आए हैं, जेनेटिक मदर को दोबारा तैयार कर दिया फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, माउट टेक्निक। दूसरा फायदा इसका, यहां पर हो सकता है बुल यूरोप में हो, वो सांड यूरोप का है जिसका बहुत बढ़िया क्वालिटी का सीमन है, तो गाय इंडिया में है, तो आपको फ्लाइट में बिठाकर या शिप में, फ्लाइट में तो आता नहीं है, शिप में बिठाकर उसको इंडिया लाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से उसका सीमन लीजिए, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करो और यहां ट्रांसफर कर दो। दूसरा फायदा, तो दुनिया में कहीं भी बेस्ट ब्रीड्स हैं, हम उनको इस तरह से हाइब्रिडाइज करा सकते हैं। तीसरा फायदा इसका, एक बार में जो सीमन है वो कई सारी ऐसी गाय ले लो हाई यील्डिंग, और उन सब में एक साथ इस सीमन को यूज कर सकते हो। वरना अगर आप मेटिंग कराओगे तो एक बुल एक बार में बहुत सारी गाय के साथ मेटिंग नहीं कर सकता। तो ये कुछ फायदे हैं। अपने को जो रटा होना चाहिए वो अब मैं यहां बताती हूं। ये देखिए, एक सेकेंड, पॉइंटर गया है। यहां पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रुको, अभी तो मैं यहां से कर देती हूं इसको ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, जो जेनेटिक मदर है एफएसएच जैसे हार्मोन्स देते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 6 to 8 एग्स बनवाते हैं एक साइकिल में, जिसे सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 8 to 32 सेल स्टेज पर एम्ब्रियो निकालते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। 8 to 16, मोर देन 32, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। एम्ब्रियो निकालेंगे, नॉन सर्जिकली निकालेंगे, और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे सरोगेट मदर के में, और जेनेटिक मदर फिर से तैयार है दोबारा एफएसएच के इंजेक्शंस खाने के लिए, यानी सुपर ओव्यूलेशन के लिए। ये नोट्स में आपको दिया है और इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। एफएसएच पूछते हैं कितने अंडे, कितने एम्ब्रियोस किस सेल पर बाहर निकालते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो चलने लग गया। अब ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, इसे मैं हटाती हूं, ये सब हम पढ़ चुके। अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट मतलब या तो डेयरी फार्म होगा, दूध देने वाले जानवर, या पोल्ट्री फार्म होगा। तो ये तो घिसा पिटा, इसमें कुछ भी नहीं रटना। भाई क्या करना पड़ेगा फार्म में, एक तो सफाई रखो, नहीं तो इन्फेक्शन डिजीज से जानवर ही मर गए पता पड़ा। दूसरा, खाना बराबर दो, पानी बराबर दो, हवा बराबर दो, सनलाइट बराबर दो। ये सब चीजें ना मिलने से कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है, तो जानवर भी बीमार पड़ जाएगा। फिर रिकॉर्ड रखो उनका पूरा, ऐसा नहीं हो कि 2-4 मुर्गी चोर कोई काम कर रहे हैं आपके फार्म पे और एक आध गाय और एक आध मुर्गी गायब भी हो रही है, तो उनका रिकॉर्ड रखो। या पता पड़ा हजारों मुर्गियां हैं, 2-4 मर गई किसी कोने वाली, पता ही नहीं है कि मर गई, वो चेकिंग ही नहीं होती, पता पड़ा वहां डिजीज फैल गई थी कोई, और अचानक से देखा तो एक दिन 100 मुर्गी गायब, क्योंकि आपने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। तो रिकॉर्ड कीपिंग करो और टाइम टू टाइम उनको वेटनरी डॉक्टर की विजिट कराओ। बस यही पॉइंट्स है, एनसीईआरटी में लिखे, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पोल्ट्री की अगर हम बात करें, हम नॉर्मली पोल्ट्री से क्या समझते हैं, मुर्गा मुर्गी, इतना ही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन सिर्फ मुर्गा मुर्गी नहीं, और भी चिड़ियाएं, ध्यान रखना नाम रटे होने चाहिए। चिकन हेन तो हमें पता है, डक्स, टर्की और गीज, ये सब चिड़िया हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, रटा होना चाहिए। बर्ड्स, चिड़िया को ही फाउल्स कहते हैं। तो कौन कौन से फाउल पोल्ट्री में यूज करते हैं अपन, चिकन या हेन, ये तो मेल फीमेल हो गया, फिर डक्स, टर्की और गीज, ये रटा होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गा और मुर्गी में से एक अंडे देगा और एक को मीट के लिए यूज करते हैं। अंडे कौन देता है? हाँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, देती है। अंडे कौन नहीं, मेल या फीमेल, ये बता दो। फीमेल देगी, और मेल को मीट के लिए यूज करेंगे। अभी तुमने गलत बोला, देखो एक ट्रिक बताती हूं, उससे कभी नहीं भूलोगे। मेरा भाई अंडे देता है, क्या करता है, अंडे देता है। नहीं देता, मेरा पहली बात तो कोई रियल ब्रदर है भी नहीं, और अगर होता तो भी अंडे तो नहीं देता, और अंडे देता तो हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो मेरा भाई अंडे देता है। ये देखो, ये फिर उड़ गया। अभी इसको इस स्लाइड के बाद ठीक करते हैं। सो माय ब्रदर ईट मीट, मेरा भाई मीट खाता है और अंडे देता है। अब कभी गलती नहीं होगी, जो मीट दे उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं, और अंडे ले किए जाते हैं। तो अंडे
जो देते हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मीट जिनसे मिलता है उन चिकन को ब्रॉयलर्स कहेंगे, जिनसे अंडे मिलते हैं उन्हें लेयर्स कहेंगे। अब हम ब्रेक लेते हैं, इसको ठीक करते हैं। अब इनकी बहुत सारी ब्रीड्स और वैरायटीज आती हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लड़ाई में आपने देखा होगा ना, अरब कंट्रीज वगैरह में मुर्गे को लड़ाते हैं, तो वो लड़ाने वाला जो कॉक फाइटिंग में यूज करते हैं वो कौन सा होता है? वो असील ब्रीड है, असील। बस ये ध्यान रखना, असील। ये तो ट्रिक है। कौन कौन सी इंडियन बर्ड्स हैं? जैसे ब्रह्मा और कड़कनाथ असील के साथ चित्तौड़गढ़ बस में बैठ के गए, तो ब्रह्मा, कड़कनाथ, असील, चित्तगोंग, गैगस, बसरा। नहीं याद रख पाओ कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना, असील जो है वो मुर्गे की फाइटिंग में, कॉक फाइटिंग में यूज होता है, बहुत एग्रेसिव होता है क्योंकि। अब कुछ एब्रॉड की वेराइटीज हैं, भूल जाओ तो चलेगा ट्रिक, बस इतना याद रखना, व्हाइट लेगॉन जो है ये सबसे ज्यादा अंडे देने वाली बर्ड है पूरी दुनिया में, और प्लाईमाउथ रॉक जो है ये मीट देने वाला है, तो इसे क्या कहेंगे? ब्रॉयलर या लेयर? ब्रॉयलर, और ये लेयर है। ठीक है, बाकी मैं स्किप कर रही हूं अभी, ये ट्रिक आपके नोट्स में दी हुई है। अब दूध देने वाली वेराइटीज की बात करें, गाय। अब ये चिड़िया नहीं है, दूध दे रही है, गाय पे आ गए हैं हम। तो गाय में ये पूछा जाता है दूध देने वाले कौन से हैं? देखो 3 वेराइटीज होती हैं, ध्यान से सुनो। एक जो दूध देंगी, मतलब इस ब्रीड की, इसको मत देखा करो, सुना करो, इस ब्रीड की, इन गाय की ब्रीड की फीमेल तो दूध बहुत अच्छा देती है, पर मेल जो है वो खेती बाड़ी में ज्यादा काम नहीं आते हैं, तो इन्हें मिल्च ब्रीड्स कहते हैं। कुछ ब्रीड ऐसी हैं जिनकी फीमेल ज्यादा दूध नहीं देती हैं, लेकिन मेल खेती में बहुत काम आते हैं। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब ड्राई कंडीशंस में खेती में काम आते हैं, उसे ड्रॉट ब्रीड्स कहते हैं। और कुछ ब्रीड ऐसी हैं जिनकी गाय फीमेल पार्टनर भी बहुत अच्छा दूध देती है, और मेल पार्टनर जो है वो भी बहुत बढ़िया खेती में काम आते हैं। दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, उन्हें डुअल पर्पस ब्रीड बोलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, याद करना ट्रिक से। पहले मिल्च की बात करती हूं, जिनमें गाय दूध बहुत अच्छा देती है। गिरी नाम की लड़की है, उसने मिल्क गिरा दिया रेड साड़ी पर, सो गिरी ड्रॉप्ड मिल्क ऑन रेड साड़ी। मिल्क मतलब मिल्च ब्रीड है। गिरी, दियोनी, रेड सिंधी और साहिवाल। ये साहिवाल अभी पढ़ा था, कहां पढ़ा था? आउट क्रॉसिंग से इसी को बनाया गया था। बहुत बढ़िया दूध देने वाली चारों ब्रीड्स हैं। अब ड्रॉट के लिए कैसे याद रखेंगे? हीरोइन कंगना, और कंगना का जो ड्राइवर है उसका नाम है नागमल, तो हीरोइन कंगनास ड्राइवर इज नागमल। ये सीरियल ऑर्डर में नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बस आइडिया होना चाहिए। तो हल्लीकर, कंगायम और नागेरी और मालवी, ये चारों के बैल बहुत बढ़िया काम आते हैं, गाय अच्छी काम नहीं आती, इन्हें ड्रॉट वेराइटीज बोलते हैं। अब डुअल, डुअल जो है कांकरेज जो है, एक लड़का है वो जा रहा है थार पार्क में, वैसे तो थार डेजर्ट है, वो थार पार्क में जा रहा है जो हरियाणा में है। सो कांकरेज, ऑनगोल, थार पार्क से बन गया थरपरकर, हरियाणा। ये सब डुअल पर्पस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए उसे याद होना चाहिए, वरना वो टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, वो काउ और बुल वाला चार्ट वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ब्रॉयलर, लेयर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, उन बर्ड्स के नाम पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट पूछा जाता है कभी कभी। जिसको स्किप करना हो, जिसके तोते उड़ रहे हो, साल भर नहीं पढ़ा, वो छोड़ देना इसको। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ट मिल्च, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जो है वो हॉल्स्टीन फ्राइजियन है। एक दिन में करीब 45 लीटर दूध देती है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंडियन नहीं है, एक्सोटिक वेराइटी है। अब बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बताइए हिंदुस्तान में अगर कोई ग्रामीण परिवेश का हो, गाय का दूध ज्यादा यूज होता है या भैंस का? भैंस। बफेलो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मिल्क है, और बफेलो और गाय के मिल्क में से ये बताइए भारी दूध किसका होता है? भैंस का। मलाई किस में ज्यादा अच्छी निकलेगी? भैंस के दूध में। तो इट इज रिच इन फैट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बफेलो जो है, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादा है, गाय थोड़ी कोमल है, भैंस दिखती हट्टी कट्टी है, तो बीमारियां कम होती हैं। दूसरा, उम्र ज्यादा होती है, 3 गुना दूध प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू काउ। और दूसरा, फैट्स और मिनरल्स में उसका दूध बहुत रिच होता है, इसीलिए उसे दिया जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को गाय का दूध देते हैं, या आजकल वेट लॉस करना है तो काउ घी आ गया है सारे ब्रांड्स का। तो क्यों? क्योंकि उसमें फैट कम है, तो लाइट होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अब भैंस की वैरायटी बहुत सिंपल है। भैंस, भैंस से क्या याद आता है?
बोलते ना, अरे यार भैंस की तरह मत बैठे रहा करो, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, बस यही ट्रिक है हमारी। नीली रवि और मुन्ना, दो लड़के हैं, क्या नाम है, आवाजें नहीं आ रही है, नीली रवि और मुन्ना, वो सूरत के बाजार में बैठ गए, सूरत के बाजार में बैठ गए, बैठती तो भैंस है, तो ये भैंस की ब्रीड्स हैं। बिल्कुल सिंपल, नीली रवि, मुन्ना से मुरहा और नागपुरी, सूरत से सूरती, बा से भदावरी और जा से जाफराबादी, में से महसाना। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ना, बट जिसको पूरे नंबर लाने हैं उसको पढ़ना है। अब ब्रॉयलर मतलब, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि व्हाइट लेगॉन लेयर है और ये ब्रॉयलर है। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय वो हॉल्स्टीन फ्राइजियन है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी वो व्हाइट लेगॉन है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, कैसे याद रखोगे। व्हाइट लेगॉन, व्हाइट मतलब गोरी चिट्टी, सुंदर, तो सुंदर सुंदर फीमेल के से अपन एसोसिएट करते हैं, तो लेयर है ये, अंडे वाली वेराइटी है। चलिए, गोट्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जनरली जब कोई हमें ऊन बोलता है, वूल, तो हमें किसकी याद आती है, भेड़ की। लेकिन जो पश्मीना ऊन है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी मम्मियों की वार्डरोब में पश्मीना की शॉल नहीं हो, वो पश्मीना बकरी से मिलती है, कश्मीरी बकरी है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जो रटा होना चाहिए। ऐसे ही एक वूल है, ऊन है, जिसे अंगूरा बोलते हैं, वो रैबिट खरगोश से मिलती है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। और नॉर्मली जो ऊन मिलती है वो हमें भेड़ से ही मिलती है, ठीक है। जो कारपेट वारपेट जिससे बनते हैं, हमारे स्वेटर बनते हैं, वो सब भेड़ वाली है। इसके लिए कैसे, अच्छा एक और ऊन है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, शहतूश की ऊन। ये एक हिरण से मिलती है, एंटीलोप से, जिसका नाम चिरू है, और इतनी फाइन वूल है, बहुत महंगी आती है इसकी शॉल, हजारों की आती है, कि एक अंगूठी से पूरी शॉल निकल जाती है। और इतनी फाइन है, इतनी महंगी है कि इसके लिए धड़ाधड़ इन चिरू की हंटिंग हुई थी, इसीलिए अब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया गया है। तो तीन ऊलें देखो, मैं फिर से बोलती हूं, पश्मीना किससे मिलती है, बकरी से, पश्मीना गोट से मिलती है, अंगूरा रैबिट से मिलती है, और शहतूश चिरू से मिलती है। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, याद कर सकते हो। शाहरुख खान चिरू गया, ठीक है, शाहरुख खान चिरू गया, वहां से एक बकरी लाया जो पश्मीना के कपड़े पहनती है, पश्मीना वूल पहनती है, और एक खरगोश लाया जो अंगूर खाता है। तो शाहरुख मतलब शहतूश वूल, चिरू मतलब चिरी, गोट से पश्मीना, और रैबिट से अंगूरा। खरगोश जो अंगूर खाता है, बकरी जो पश्मीना की वूल पहनती है। ये शाहरुख खान लाया था चुरू राजस्थान से। तो ये सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये हम पढ़ चुके हैं। कैमल वैमल तो ये छोड़ती हूं मैं, ये सब हटाइए। एलिफेंट, हाँ एलिफेंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंट का क्या यूज करते हैं, आइवरी। आइवरी मतलब उसका टस्क, हाथी दांत। अब कौन सा वाला दांत होता है वो, देखो इसको याद, बिल्कुल सही है। अब इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। हमारे में कौन कौन से चार वेराइटी है दांत की, लिखवाओ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वेरी गुड। और ये चारों सिर्फ ऊपर हैं, सिर्फ नीचे हैं कि दोनों हैं, दोनों हैं, यानी सारे अपर हैं और सारे लोअर हैं। अब देखो हाथी दांत जो है, टस्क, कैसे याद रखोगे, आइवरी मिलती है उससे। ये बताओ, आइवरी, हाथी की स्पेलिंग जो है वो किससे शुरू होती है, ई से, एलिफेंट ई से। ई वॉवल है कि नहीं है, है। चलो इन चारों में से वॉवल किस दांत में आता है, आई। इनमें से वॉवल कहां आ रहा है, तो हाथी का दांत जो टस्क है वो अपर इंसाइजर है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत 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 क्वेश्चन आता है। 99% बच्चे इसको कंफ्यूज होकर गलत लगाते हैं। ये भी वॉवल है, चारों दांत में से जिसमें वॉवल आए, अपर लोअर में से जिसमें वॉवल आए, अपर इंसाइजर होता है। जिंदगी में कभी मत भूलना, इतना इजी है इसको याद रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर भी ये क्वेश्चन करके आ जाता है, दांत है ना, तो ये आता ही आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, अपर इंसीजर होता है जो टस्क है, उससे आइवरी मिलता है, ये क्वेश्चन आता है। अब सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो पिग का है। पिग का हर पार्ट, सुअर के हर पार्ट से कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। मैं डिटेल में अभी नहीं जा रही हूं, अभी इतना समझ लो कि पिग का जो मीट है उसे क्या कहते हैं, पोर्क। एक्चुअली 5 स्टार्स में, अब्रॉड में सबसे ज्यादा जो मांस खाया जाता है वो पिग का खाया जाता है, पोर्क जिसको बोलते हैं। बाकी गोट के मीट को क्या बोलेंगे, बकरी के मीट को मटन,
और चिकन के चिकन नॉर्मल मीट जो होता है, और गाय के बीफ, ये सब आना चाहिए। अब ये कुछ डिजीजेस हैं जो आपको रटी होनी चाहिए, सीधे सीधे हैं। हॉर्स और कैमल में सुर्रा डिजीज होती है, मैं एनिमल किंगडम में भी बताऊंगी। हनी बी और सिल्क वर्म में पेब्राइन डिजीज होती है, सब प्रोटोजोआ से होती है। और कैटल्स में देखो रटना नहीं है, एंथ्रैक्स हमारे में भी बैसिलस एंथ्रासिस, तो बैक्टीरियल डिजीज होगी। मेस्टाइटिस, कॉलेरा, ये सब हमारे में भी कॉलेरा बैक्टीरियल है, तो ये सब बैक्टीरियल है। सीधे सीधे पूछते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है। हमारे में भी देखो, हमारे में प्लेग क्या होता है, बैक्टीरियल, पर इसमें ये वायरल है, बस ये ध्यान रखना है। और फ्लू जो होगा इसमें वो वायरल होंगे। बाकी टेक्सास टिक या रेड वाटर फीवर ये प्रोटोजोआ बेबीसिया से होता है। जब प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब पोल्ट्री की डिजीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, रानी खेत। रानी मतलब महल, महल मतलब कासल, तो रानी खेत या न्यू कासल डिजीज होती है पोल्ट्री में। ये चिड़ियाओं की डिजीज है और ये एक वायरल डिजीज है, ये आपको रटा होना चाहिए। बहुत 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 क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा फ्लू अगर हुआ बर्ड्स में तो बताओ वायरल होगा कि बैक्टीरियल की फंगल? फ्लू तो हमेशा वायरल ही होता है। और अगर किसी पोल्ट्री फार्म में फ्लू फैल गया है, बर्ड फ्लू, तो वहां पर जिन बर्ड्स को फ्लू है उन्हें निकालकर और उन्हें मार दिया जाता है ताकि वो फैले नहीं। इसे ही क्यूलिंग कहते हैं, क्यूलिंग प्रोसेस। अच्छा, चिड़ियाओं में अगर पॉक्स हो गया तो क्या मैं उसे बर्ड पॉक्स या फाउल पॉक्स कह सकती हूँ? सोचकर बताओ कैसा होगा, वायरल बैक्टीरियल? हमारे में भी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सब वायरल, तो एक क्वेश्चन आता है। बाकी कॉलेरा ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस रानीखेत और बर्ड फ्लू ये दो रटे होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं और वो है हनी बीज। हनी बी से क्या मिलता है? हनी। हनी बी के 3 मेंबर्स होते हैं हर छत्ते के, हमने पहले भी बात की थी। कौन कौन बताओ? क्वीन बी, वर्कर बीज और ड्रोन्स। जब हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, पार्थिनोजेनेसिस जब मैंने बताया था, जैसे मान लो क्वीन बी की बात करते हैं, हर छत्ते की एक रानी, फिर मेल्स जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्रोन्स, ये फीमेल है। ये बहुत सारे हंड्रेड्स में होते हैं, 100 की संख्या में, 100 200 300 ऐसे। और सबसे काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, सबसे कम कौन से होते हैं। अब ये भी फीमेल है, तो ये क्वेश्चन आता है फीमेल कौन है और मेल कौन है। अब इनमें से डिप्लॉयड, फीमेल सारी डिप्लॉयड होती हैं और मेल्स हैप्लॉयड होते हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं? और मेल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? पार्थिनोजेनेसिस से, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से, राइट? सोचकर बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी साइज में? क्वीन बी, ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी क्या होनी चाहिए? जो सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटी। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सी है नंबर में, और सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? तो ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटे, ये सबसे छोटे, ठीक है। ड्रोन का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स देके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, बस। क्वीन बी का एक ही काम है, स्पर्म्स को एक्सेप्ट करके और अंडे देना, बस। ये दोनों सिर्फ रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। बाकी छत्ते को बनाना, बाहर जाना, फूलों से रस चूस के लाना, हनी बनाना, इन सब के लिए भोजन सामग्री बनाना, छत्ते में कोई टूट फूट हुई है तो उसको ठीक करना, सारा का सारा काम है वर्कर बीज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हनी कौन बनाएगा? वर्कर बीज बनाएंगे। इतना समझ में आया? एक्चुअली क्या होता है समझिएगा, हालांकि मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ा चुकी हूं। ये क्वीन बी है, मान लो 2n, क्वीन फीमेल। इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो एग्स बनेंगे, ये एग्स बन गए हैप्लॉइड, ठीक है। अब मुझे इससे दोबारा क्वीन बनानी है या वर्कर बनानी है, 2n बनाना है, तो मुझे क्या चाहिएगा? एक n। ये स्पर्म होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मेल एक फीमेल, तो इससे क्या बन जाएगा? 2n बन गए। फिर से ये सारी फीमेल्स होती हैं, इनमें से एक को रॉयल जेली खिलाई जाएगी, रॉयल राजशाही, जिसे रॉयल जेली खिलाई जाएगी एक को, वो क्वीन बन जाएगी।
और बाकी सबको बचा कुचा खाना, जैसे बी ब्रेड बोलते हैं, कहाँ जेली कहाँ ब्रेड, बी ब्रेड खिलाएंगे, वो वर्कर बीज बनेंगे खूब सारी। और ये इतनी बदमाश है रानी, ये जैसे ही बनती है ना, ये ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने लग जाती है ताकि वर्कर बीज जो हैं इनकी ओवरीज खत्म हो जाएं, नॉन फंक्शनल हो जाएं। तो बस इसका राज्य रहेगा रिप्रोडक्शन में। ये हो गई फर्टाइल और वर्कर बीज हो गई स्टेराइल। ये क्वेश्चन आता है, दोनों फीमेल हैं, दोनों डिप्लॉयड हैं, पर ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल है। अब ये तो फीमेल्स बन रही हैं घर में, अब मेल कैसे बनेगा समझना। इन्हीं अंडों में से कुछ अंडे फर्टिलाइज नहीं करते और सीधे सीधे ड्रोन बना लेते हैं, मतलब मेल बना लेंगे पार्थिनोजेनेसिस से। तो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो वर्कर और क्वीन बी बनी, ध्यान से समझना, ये खूब क्वेश्चन आता है। और पार्थिनोजेनेसिस से अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल्स यानी ड्रोन्स बने, तो वो हैप्लॉइड होंगे, ये दोनों डिप्लॉइड होंगी। ये मेल है, ये सब फीमेल है, ये फर्टाइल है, क्वीन बी भी फर्टाइल है, पर वर्कर बी स्टेराइल है। ठीक है, अब ये मेल है, ये ड्रोन है, मैं यहां लिख देती हूं एक ड्रोन, ये तो हैप्लॉइड है, इससे स्पर्म्स बन रहे हैं। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पर्म, कौन सा डिवीजन होगा यहां? माइटोसिस। ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे में स्पर्म और एग दोनों के टाइम मियोसिस हुआ था, पर हनी बीज में एग बनने के लिए मियोसिस होगा क्योंकि फीमेल डिप्लॉइड है, क्वीन भी डिप्लॉइड है, पर स्पर्म बनने के लिए माइटोसिस होता है क्योंकि ड्रोन्स हैप्लॉइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले इतना देखते हैं, यानी ये ग्रुप्स में रहती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, यानी ये सोशल इंसेक्ट है, बढ़िया इनमें काम बटा हुआ है, यानी गुड डिवीजन ऑफ लेबर है। और जब वर्कर भी बाहर जाती है, एक फूल पर बैठी तो उस पर पोलन बास्केट होती है, उसमें पोलन्स भी आ जाएंगे। हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन इंसेक्ट्स से होता है, एनिमल्स की बात करें, और एनिमल इंसेक्ट्स में भी बीज से होता है। फिर वो किसी दूसरे फूल पे जाएगी तो उसके स्टिग्मा पे बैठी, फूल पे बैठी, तो वो पोलन वहां झड़ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हनी बीज क्या काम कर रही हैं? पॉलिनेटर का भी काम कर रही हैं। अब देखिए, ये सब मैं हटाती हूँ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो हनी, इसको हटाते हैं एक बार, रुकिए, प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हनी, लेकिन हनी जो है वो इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। हनी में तो दूसरे फूलों का रस वो वर्कर भी लेकर आती है चूस कर, और फिर उसके बॉडी के अंदर वो कुछ और एंजाइम वेंजाइम सब मिलाती है, फिर वो एक तरह से उल्टी करती है मुंह से, वो हनी होता है जो हमें मिलता है। लेकिन खुद की बॉडी में जो बनता है वो है बी वैक्स। क्वेश्चन आता है, रियल प्रोडक्ट ऑफ बीज, बी वैक्स। वैक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, बी वैक्स, इसका क्या काम करेगा? इस वैक्स से वो अपने छत्ते को बनाती है, कहीं टूट फूट है तो चिपकाती है। उसके पेट, वर्कर बीज के एब्डोमिनल ग्लैंड का प्रोडक्ट है, वैक्स है, चिकना है, तो इसको नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, इन सब में यूज किया जाता है। ये तो बना रही है छत्ता रिपेयर करने के लिए, पर हमने इसको पॉलिशेज और इन सब में यूज किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी भी क्या है? बी वैक्स, ना कि हनी। हनी में तो बाहर फूलों का रस है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी स्किप करती हूँ। हनी जो है वो कैसा है, इसको समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हनी रियल प्रोडक्ट है? नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और हनी पे क्वेश्चन आता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑलमोस्ट 6.8, ये स्लाइटली एसिडिक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और हनी अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो तो हनी में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज बहुत सारा होता है, बट थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी होता है। ये बस अपने को पता होना चाहिए कि 38% फ्रक्टोज है, बाकी ग्लूकोज, वाटर, मिनरल, आयंस में अभी स्किप कर रही हूं, बहुत कुछ होता है। और स्लाइटली एसिडिक होती है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी वैक्स बताओ कौन सी वाली बी बना रही है? सब वर्कर बी। इनका तो काम सिर्फ रिप्रोडक्शन में है। और जब ये वर्कर बीज अपना खाना लेने के लिए बाहर जाती हैं, तो ये एक, मान लो 10 वर्कर बी गई, अब उन्हें बाकियों को भी बताना है कि हम कितना दूर पहुंच गए हैं, कहाँ तुमको भी आना है, तो उसके लिए डांस करती हैं, जिसे बी डांस बोलते हैं। और बी डांस से वो बता देती हैं कि जो फूड का सोर्स है, जो वो फूल है जिससे वो रस ले रही हैं,
वो पास में है कि दूर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 75 मीटर से कम है वो डिस्टेंस तो वो राउंड डांस करती हैं, और अगर 75 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर फूड सोर्स है तो टेल वैगिंग डांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, इसके लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये पूछा जाता है कि बी डांस के बारे में किन्होंने बताया था। इसको मैं डिटेल में अभी बिल्कुल भी नहीं ले रही हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जो हमने डिस्कस करे। अब ये सब आपके नोट्स में है, आप लोग अभी सुन लो बस, या चलो जिसको लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही सिल्क का कीड़ा, उसके कल्चर को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। अच्छा, हनी बी के कल्चर को क्या कहेंगे? एपीकल्चर, वो ध्यान रखना। सिल्क वर्म का जूलॉजिकल नेम बॉम्बिक्स मॉरी। अब देखो इसको समझना, ये एक इंसेक्ट है, इसमें पहले अंडा दिया, जो भी अडल्ट फीमेल है उसने अंडा दिया। अब इसमें अडल्ट बनने के लिए मेटामॉर्फोसिस होता है, स्टेजेस आएंगी। पहले लार्वा बनेगा, इसके लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। कैटरपिलर से प्यूपा स्टेज बनती है, फिर अडल्ट बनता है। प्यूपा इतना समझ लो, प्यूपा का मतलब वो जो कैटरपिलर है वो अपने चारों तरफ एक खोल बनाता है और कुछ दिन उसमें आराम करता है। उस रेस्टिंग स्टेज को प्यूपा कहते हैं। और जो खोल बनाई है चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं? कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। ये ध्यान रखना, कोकून कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा? प्यूपा। लार्वा तो बस वो कैटरपिलर है, फिर जब वो खोल बनाएगा, कंबल ओढ़ेगा, तो उसे कोकून कहेंगे। और अब उस लार्वा कैटरपिलर को क्या कहेंगे? प्यूपा कहेंगे। ठीक है, अब देखो, जो कोकून बन रहा है जिस धागे से, वो एक्चुअली वो सिल्क है, वो सिल्क है। पर वो बनना कब शुरू हुआ होगा ये बताओ? बोर्ड पे मत देखो यार, बोर्ड पे मत रीड करो, खुद अकल लगाओ। कैटरपिलर जब था तभी तो उसने वो निकालना शुरू किया धागा। वो जब पूरा बन गया तब अपन ने बोला अब ये प्यूपा स्टेज है। तो जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो कैटरपिलर स्टेज में हो रहा है या प्यूपा स्टेज में हो रहा है? कैटरपिलर में। रटने की जरूरत ही नहीं है। कीड़ा कब बना रहा है उसको? लार्वल स्टेज में, कैटरपिलर स्टेज में। पूरा बन गया तब आप कहोगे प्यूपा स्टेज है। तो सिल्क प्रोड्यूस कौन सी स्टेज में होगा? लार्वल स्टेज या कैटरपिलर स्टेज में। लेकिन अगर मान लो मैं चाहती हूं कि मुझे इस कीड़े से सिल्क मिल जाए, तो मैं कौन सी स्टेज में उस कीड़े को मारूं? प्यूपा या कैटरपिलर? प्यूपा, क्योंकि प्यूपा में वो बन चुका है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, रटने की जरूरत ही नहीं है। सिल्क प्रोड्यूस होता है कैटरपिलर स्टेज में और सिल्क ऑब्टेन किया जाता है प्यूपा स्टेज में। एक्चुअली कैटरपिलर जब प्यूपा बन जाते हैं, पूरा कोकून बना लेते हैं, फिर उनको खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, अंदर का कीड़ा मर जाता है और वो कोकून से हमको सिल्क का ऑब्टेन हो जाता है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिल्क जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं? जैसे बी वैक्स कहां से निकल रहा था? वर्कर बी के पेट से। ये पेट से नहीं निकल रहा, ये इनका सलाइवा है, थूक है, सलाइवरी या फेरेंजियल ग्लैंड से निकलता है। और सिल्क एक प्रोटीन होता है, फिब्रोइन प्रोटीन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क के कीड़े का नाम नंबर 1, नंबर 2 सिल्क बनता कौन सी स्टेज में है, सिल्क ऑब्टेन कौन सी स्टेज में होता है, सिल्क प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइबर बन रहा है धागा तो फिब्रोइन प्रोटीन, और उसका थूक है यानी सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड, माउथ कैविटी, फैरिंग्स, ऐसे याद रख सकते हो। लाख जो मिलता है ना, लैक इंसेक्ट से, वो उसके स्किन का सिक्रीशन होता है, वो क्यूटेनियस ग्लैंड से मिलता है। तो 3 प्रोडक्ट्स रटे होने चाहिए, बी वैक्स, वर्कर हनी बी के पेट एब्डोमेन ग्लैंड से, सिल्क कैटरपिलर के सलाइवरी फेरेंजियल ग्लैंड से, और लाख लैसीफेरस लक्का जो उसका इंसेक्ट है उसके क्यूटेनियस ग्लैंड से। तीनों सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं हम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हनी बी और सिल्क वर्म में पेब्राइन डिजीज होती है जो कि एक प्रोटोजोआ से होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम नौसिमा है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लाख कल्चर मैंने बता दिया, स्किन ग्लैंड, स्किन या क्यूटेनियस ग्लैंड, सीधा सा क्वेश्चन है। अब जब हम फिशेस की बात करें, क्योंकि फिश जो है वो बहुत प्रोटीन रिच होती है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है, विटामिन ए, विटामिन ई, इन सब का सोर्स होता है। तो बहुत सारी फिशेज हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती हैं, कुछ हैं जो मेरीन में। मैं इस क्रैश में अभी उसकी डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, बस एक बात ध्यान रखना। क्या होता है, जैसे मान लो 4 वैरायटी है मछली की, आपने एक ही तालाब में उनको रख दिया,
तो पहली बात तो ये कि हो सकता है वो चारों ऊपर की सतह पे रहती हूँ, या दो ऊपर रहती हूँ, दो पानी के बीच में रहती हूँ, तो वो आपस में कंपटीशन होगा पानी के लिए, खाने के लिए, हवा के लिए, सनलाइट के लिए, सबके लिए। तो एक डोमिनेंट हो जाएगी, वो दूसरों को मारना शुरू कर देगी, दूसरे बेचारे भूखे मरने लग जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर मछली पालने के लिए अलग अलग तालाब, अलग अलग वाटर बॉडी लो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ऐसी मछली की स्पीशीज खोजना शुरू करी जो आपस में कंपटीशन ना करें, ताकि हम उनको साथ में ग्रो कर सकें, साथ में कल्चर कर सकें, एक ही वाटर बॉडी में बहुत सारी तरह की मछलियों को कल्चर कर सके, ताकि सबके प्रोडक्ट्स मिल सकें। उसे कहते हैं पॉलीकल्चर या कंपोजिट कल्चर। बस इतना रट लेना, इसमें 3 मछलियां साइंटिस्ट ने ढूंढी, रोहू, काटला, मृगाल। क्या नाम है? रोहू, काटला, मृगाल। तीनों मछलियां खाने के भी काम आती हैं। ये तीनों जो हैं ये पानी के अलग अलग लेवल पे रहती हैं और अलग अलग फूड हैबिट्स हैं इनकी, तो इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता। 3 चॉइस पूछे तो ये, और बाकी हमारी बिपाशा बसु की बहन कलबासु, ये भी पॉलीकल्चर में यूज होती है। तो अगर फर्स्ट 3 चॉइस पूछे तो ये लगाना, पर मान लो कि ऑप्शन में ये तीनों नहीं है, ये 2 और 1 ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इसको लगा देना। पर पहला चॉइस, इसीलिए मैंने सीरियल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको तो छोड़ते हैं, फिश के प्रोडक्ट्स, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिश से क्या क्या मिलता है? एक तो प्रोटीन, फिश मतलब बंगाल, बंगाली बालाएं, बहुत ही खूबसूरत, तो प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट होती है। दूसरा आप सब जानते हो विटामिन ए और विटामिन डी इनके लिवर से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से। अब फिश जो है उसके हर पार्ट में प्रोटीन है, तो मेन फिश तो जो भी खाते हैं इंसान खा लेता है, और जो बचा कुचा फिश की हड्डी वड्डी है वो सब कुछ कैटल्स को और पोल्ट्री फार्म्स को भेज दी जाती है। उसकी जो टेल है, फिन है, बोन्स हैं, जो इंसान नहीं खाता उसे फिश मील बोलते हैं। वो गाय वो तो खाएंगी नहीं, वो तो हर्बीवोरस होती है, पोल्ट्री में भेज दिया जाता है, या इनको अच्छे से प्रोसेस करके प्रोटीन बना दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है, फिर वो पोल्ट्री और इनको खिला दी जाती है। इसको फिश मील बोलते हैं। अब अच्छा, कई बार इसका आटा बना देते हैं तो फिश फ्लावर हो गया, फर्टिलाइजर खाद बना दो, प्रोटीन है तो फिश फर्टिलाइजर हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बात कर रही हूँ, ये तो पूछा ही जाता है। अब जो मैं बात कर रही हूँ ये 2, एक तो जो शार्क का लेदर है, शार्क एक कार्टिलेजिनस फिश, सबसे ज्यादा ह्यूमन अटैक्स यही करती है, सबसे खतरनाक मांसाहारी मछली, उसका जो लेदर है उसको पॉलिश, वुड, बैग्स बनाने के काम लेते हैं। उस लेदर को शैग्रीन बोलते हैं, शार्क के लेदर को शैग्रीन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसिंग्लास। इसिंग्लास एक चिपचिपा जिलेटिनस मटेरियल है जो मछली के एयर ब्लैडर से लिया जाता है। और ध्यान रखो, एयर ब्लैडर सिर्फ बोनी फिशेस में होता है, जो फ्रेश, ये जो अपनी खाने वाली सिंपल, जिनको एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं, वो फिशेस होती हैं। शार्क में एयर ब्लैडर होता ही नहीं है, कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता। एयर ब्लैडर मतलब इनमें एक ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी रहती है, उस कारण से अगर ये तैरें नहीं भी, स्विमिंग ना भी करें तो भी कुछ देर तक ये फ्लोट कर सकती हैं। उससे एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है इसिंग्लास, जिसको वाइन, बियर, इन सबको प्यूरिफाई करने में, फिल्टर करने में यूज करते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है, या तो ऐसा पूछेंगे कि इसिंग्लास किसका प्रोडक्ट है, 4 जानवर दे देंगे तो आंसर फिश होगा, या पूछेंगे कि फिश के किस पार्ट का प्रोडक्ट है तो एयर ब्लैडर का प्रोडक्ट है, या ये वाला पॉइंट, प्यूरिफाई, विच फिश प्रोडक्ट इज यूज टू प्यूरिफाई वाइन एंड बियर, अगेन इसिंग्लास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लगा दो। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया। एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ टेक्निक MOET बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसारडेल पे बहुत क्वेश्चन आता है, म्यूल पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, वूल, ऊन के जो टाइप पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन आता है, हनी भी ढंग से पढ़ लेना, उस पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो यही वाला फंडा जो है इस पे क्वेश्चन आता है, बी, ब्रेड, हनी, इन 2 पे क्वेश्चन आता है, इसिंग्लास पे क्वेश्चन आता है, सिल्क
प्रोटीन है, फिब्रॉइन है, कैटरपिलर स्टेज में प्रोड्यूस होती है, प्यूपा स्टेज में ऑब्टेन होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। लाख जो है वो किसका, कौन से ग्लैंड का प्रोडक्ट है, क्यूटेनियस का। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू।